नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 20 दिनों के भीतर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल दूसरी बार बिहार के दौरे पर थे। वे पटना में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी अपने दूसरे दौरे में उसी पुराने मुद्दे पर सवाल उठाकर सियासी बवाल को एक बार फिर से खड़ा कर चुके हैं। वो मुद्दा था बिहार में जातीय गणना का। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिहार में हुई जातीय गणना पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार में जो जातीय गणना हुई वो फर्जी है। जातीय गणना अगर देखना है तो तेलंगाना वाला देखिए। राहुल गांधी के इस सवाल पर सियासी भूचाल मचा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने जातीय सर्वेक्षण पर सवाल उठाकर बिहार का अपमान किया है। तो क्या बिहार में जातीय सर्वेक्षण पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने बिहार का अपमान किया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पिछले दौरे में भी राहुल गांधी ने कुछ इसी अंदाज में बिहार में हुए जातीय गणना को फर्जी बताया था और देश में जातीय गणना कराने की बात कही थी। एक बार फिर कल जब वे पटना में मौजूद थे तो वही बात एक बार फिर से दोहराई जाती है और तेलंगाना के जातीय सर्वेक्षण को देखने की बात कहती है। सबसे पहले राहुल गांधी का 18 जनवरी और 5 फरवरी का वो बयान आपको हम सुनाते हैं। ये पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाँ हाथ टूटा हुआ है। तो बिहार में जातीय गणना या जातीय सर्वेक्षण पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर सत्ता पक्ष के नेता आग बबूला हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सधे हुए अंदाज में राहुल गांधी पर पलटवार किया और कई तीखे सवाल भी दाग दिए। जातीय गणना पर राहुल गांधी बिहार का अपमान कर रहे हैं और जातीय गणना पर राहुल गांधी का सवाल उठाना गलत है, ये सीधे तौर पर कहा गया। फर्जी कॉपी लेकर घूमने से संविधान की रक्षा नहीं होती है। 60 साल में कांग्रेस ने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई, ये भी सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटक में 2016 में जातीय गणना कराई थी और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 160 करोड़ रुपए खर्च किए। 8 साल के बाद भी कर्नाटक की रिपोर्ट अब तक जारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जातीय गणना कब कराएगी, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी तेलंगाना की जातीय गणना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर पाई, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी खुद संविधान के लिए एक खतरा है। तो 20 दिनों के भीतर दूसरी बार राहुल गांधी पटना पहुंचे। दूसरी बार उन्होंने बिहार में हुए जातीय गणना पर सवाल खड़ा कर दिया और बवाल मचा दिया। उनके इस बयान से एक बार फिर से खुद उनकी पार्टी के नेता और सहयोगी आरजेडी असहज है, तो सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। विधानमंडल से सर्वसम्मत से जातीय सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें कांग्रेस, राजद, भाजपा, जदयू सभी पार्टी के लोग शामिल थे। फिर उस सर्वेक्षण पर प्रश्न उठाकर राहुल गांधी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? वह तो राजनीति के कालिदास है।
जिस दल में है उसी की शाख गिराने में और उसका वजूद मिटाने पर लगे हुए हैं। वह राजनीतिक पप्पू बनकर रह गए। तेजस्वी यादव जी के कारण महागठबंधन की सरकार में जातीय जनगणना कराई गई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तो किसने अड़ंगा लगाया ये सबको पता है। तो जो बीजेपी को जातीय जनगणना पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है, अगर ज्यादा उनको है तो जातीय जनगणना देश में कराए, उनकी सरकार है, क्यों इससे भाग रही है। यह भी भूल जाते हैं कि जिस जातीय गणना मॉडल के वो खिलाफ बोल रहे हैं उस समय उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी, उनकी पार्टी ने भी सहमति दी। लेकिन ये कौन सी नई बात है। राहुल गांधी जी की एक गजब की आदत है, अपनी ही पार्टी की नीतियों, विचारधारा, क्रियाकलापों के खिलाफ वो हमेशा से बोलते रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी को ये बताना चाहिए कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जो योजना बनाई गई थी, क्या उस पर बिहार सरकार अभी तक इम्प्लीमेंट की? क्या जो 95 लाख परिवार को चिन्हित किया गया था उनको 2-2 लाख रुपया मिला? जो आरक्षण के दायरे बढ़ा के 65% कर दिया गया, क्या उस संविधान की 9वीं अधिसूचना में शामिल हुई? अगर आखिर नहीं हुई थी, किसकी कमी है? सरकार में बैठे लोग हैं, सिर्फ ये गाल बजा रहे हैं। ये लोग संविधान विरोधी, ये लोग नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा और वंचित समाज के लोग सरकारी नौकरी में आए। उठाया और जैसे सवाल उठा उसके बाद इस पर सियासी भूचाल मच गया है। तो बिहार में चुनावी साल है और राहुल गांधी विरोध के चक्कर में अपनी ही सरकार के कार्यकाल में हुए काम पर सवाल उठा रहे हैं। जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। राहुल गांधी के इस तेवर से उनकी ही सहयोगी पार्टी आरजेडी, जो उस वक्त सत्ता में साथ साथ थी, इस वक्त काफी असहज महसूस कर रही है। साल 2022 में बिहार में जातीय गणना हुई थी। सर्वे के आंकड़े अक्टूबर 2023 में जारी किए गए, सामने लाए गए। ये वो साल था 2023 का जब ये सर्वे के आंकड़े जो है अक्टूबर में सामने आते हैं। जातीय गणना के समय सत्ता में कांग्रेस भी साझीदार थी, वो भी साथ साथ चल रही थी। अब अपनी ही सरकार में हुई जातीय गणना को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। तब आरजेडी भी बिहार की सत्ता में शामिल थी। राहुल ने अपनी ही पार्टी को अब इस वक्त कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विरोध के चक्कर में अपने ही काम को वो फर्जी बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के निशाने पर आए राहुल गांधी जिस तेलंगाना की बात को कह रहे हैं, तेलंगाना की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हुई, इस पर उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है और इसीलिए अब सीधे तौर पर सत्ता पक्ष राहुल गांधी को सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर रहा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। मंगल पांडे ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार में पूछता कौन है, कोई उन्हें नोटिस ही नहीं करता। राहुल गांधी को जनगणना की ABCD भी पता नहीं है। तो सीधे तौर पर मंगल पांडे की तरफ से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है क्योंकि उन्हें जनगणना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो जातीय सर्वेक्षण पर सवाल उठाकर खुद ही अपनी फजीहत करा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज शेखपुरा पहुंच रहा है। घाट कुसुम्भा प्रखंड के गगौर गांव में मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वे यहां करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जीविका दीदियों के स्टॉल्स का जायजा लेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे और ऐसे में अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के यहां पर पहुंचने को लेकर, जब इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी होगी और करोड़ों की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। श्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा आज शेखपुरा जिले गगौर गांव में आज होना है। जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और लगभग 132 योजनाओं का कहा जो जा रहा है, बढ़ भी सकता है, 132 योजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला भी रखेंगे।
सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी तरह की जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको दिखाया गया है। सारा व्यवस्था है, चकाचक गांव को सज धज कर तैयार है गगौर गांव। अब इंतजार किया जा रहा है, 10:30 बजे मुख्यमंत्री जी आएंगे और पूरे कार्यक्रमों में जिसमें काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके लेके कई लेयर में जो है वो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार ने चंपारण वासियों को 106 करोड़ रुपए की योजना की एक बड़ी सौगात दी। मोतिहारी के ऐतिहासिक अरेराज कीन सोमेश्वर नाथ मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण, 2 बड़े पुलों के निर्माण के साथ साथ कई सड़कों के लिए कुल 106 करोड़ रुपए की राशि कैबिनेट से मंजूर की गई है। सरकार के इस फैसले से यहां के लोगों में खुशी की लहर है। मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार के डबल इंजन का फायदा अब बिहार में देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में मोतिहारी के गोविंदगंज में 106 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है वो यहाँ के लोगों को मिलेगा। कल ही कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी भी हुई है और सोमेश्वरनाथ जो मंदिर है उसका कॉरिडोर बनेगा। कई तरह की योजनाएं हैं। हमारे साथ विधायक जी जो लगातार अब तक प्रयास कर रहे थे, सर क्या क्या बनेगा? 106 करोड़ का लाभ आप दिलवा रहे हैं अपने विधानसभा की बात। अरेराज मंदिर के लिए, पर्यटन के लिए 54 करोड़ रुपया है। 54 करोड़ कुछ लाख ये है अरेराज के लिए, कुछ रुपया है आपका रोड के लिए और पुल के लिए। मतलब कि 106 करोड़ अरेराज के विकास के लिए है। यह बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ एनडीए गवर्नमेंट का, डबल इंजन सरकार कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का और हमारे सांसद जी का। 106 करोड़ बड़ी राशि है। हाँ, क्या क्या इसमें रोड चौड़ा होगा कि जो आगे सामने मंदिर के सामने तिलावे पुल है उस पर 2 पुल बनेगा और यात्री का ठहरने के लिए, मंदिर के विकास के लिए इसके कॉरिडोर बनेगा। मतलब कि सुख सुविधा हो, फूल हो, बेलपानी सब, ये सारे मंदिर के विकास के हो। ये एक दूसरे को नासरे संबंध होगा। इससे जो पंडा आते हैं, पुजारी आते हैं और जो इसमें यात्री आते हैं, सबके सुविधा देखते हुए विकास होगा। रोजगार भी लोगों को मिलेगा। एकदम रोजगार मिलेगा। जब विकास होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। आज मान लीजिए पहले 5,000 लोग आते थे, अब 5 लाख लोग आते हैं। 106 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो वैसी स्थिति में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा और खासतौर पर जो सोमेश्वरनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनेगा उसमें लोगों को काफी सहूलियतें भी होगी। पुनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। पटना से हावड़ा और लखनऊ के बीच अब 16 रैक की वंदे भारत चलेगी और इस दोनों ही रूट पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ये हाल ही में एक बड़ा फैसला किया। अब इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। खड़ी पटना हावड़ा रूट पर चलने वाली वंदे भारत है और ये वंदे भारत जो है वो फिलहाल 8 रैक के साथ जो है वो पटना से हावड़ा जो है वो जाती है और लेकिन बहुत जल्द जो है वो 16 रैक की ये वंदे भारत होने जा रही है। और बताते ये चले कि पटना से हावड़ा और लखनऊ के बीच जो चलने वाली वंदे भारत है वो फिलहाल जो है 8 बोगियों के साथ जो है वो सफर करती है, लेकिन जल्द ही ये 16 बोगी की रैक में बदलने जा रही है। और इसकी जानकारी जो है वो अधिराज राज यानी कि एडीआरएम जो है दानापुर मंडल के, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। और जो बातें बताई गई है उसके मुताबिक यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने वंदे भारत की बोगियों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है। और इसके पहले चरण में पटना से लखनऊ गोमती नगर के बीच चलने वाली 22345 और 22346 वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक में बदलाव किया जाएगा। और इस मार्ग पर चलने वाली 16 बोगियों के वंदे भारत एक्सप्रेस पटना पहुंच चुकी है। और ये भी बताते चले कि जल्द ही इसी महीने में जो है वो किसी भी दिन समय निर्धारित चुकी होगा। और उसके साथ ही ये वंदे भारत जो है चाहे वो पटना से हावड़ा के रूट पर चलने वाली जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यह वंदे भारत 8 से 16 रैक की हो जाएगी। और लखनऊ से जो चलने वाली पटना की वंदे भारत है वो भी 8 बोगियों की जगह अब 16 बोगियों के साथ जो है वो अपनी यात्रा करेगी। और बताते चले कि ये निर्णय जो है वो रेलवे की तरफ से लिया गया है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, चूंकि कई यात्री जो हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था और यात्रियों की संख्या लगातार उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है और इसके कारण से ये निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरे चरण में पटना से हावड़ा की भी चलने वाली जो वंदे भारत जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं 22348 22347 वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक जो है वो जल्द
पटना आएगी। ये जानकारी जो है वो अधिराज डीआरएम के द्वारा दिया गया है। बताते चले कि बिहार के 15 जिलों से 12 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही है और 12 मार्च 2024 को पटना से लखनऊ गोमती नगर के बीच 8 बोगियों की वंदे भारत का परिचालन जो है वो शुरू किया गया था। पटना से हावड़ा के बीच जो है वो 24 दिसंबर 2023 को 8 बोगियों के वंदे भारत का परिचालन शुरू किया गया था। लेकिन इन दोनों जो मार्ग हैं, इन दोनों रूट पर चलने वाले वंदे भारत में यात्रियों की संख्या जो है वो काफी अधिक देखने को मिल रही है और इसी कारण से जो है ये निर्णय लिया गया कि इन दोनों रूट पर अब 16 बोगियों की जो है वंदे भारत जो है वो चलेगी, कि इन दोनों रूट पर 16 बोगियों की वंदे भारत जो है उसका परिचालन होगा और इसके लिए तैयारियां भी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। अपराधी के पैर में इस दौरान गोली लगी। एसकेएमसीएच में इसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। नगर थाना के मोती झील में मुठभेड़ हुई है। एनडीपीएस मामले के आरोपी मनोज शाह को ये गोली लगी है। थाना लाने के दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस का हथियार छीनकर भागने की फिराक में ये शख्स था, जिस दौरान जवाबी कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से और इस शख्स के पैर में गोली लगी। ये हमारे पदाधिकारी का पिस्टल निकाल करके भागने लगा, उसी क्रम में ये घटना हुई। जी हाँ, ये कहा ना कि ये मुजफ्फरपुर का मेन मादक पदार्थ का सप्लायर था, जो पूरे समाज के लिए बहुत कलंक था और इसके द्वारा ही मुजफ्फरपुर शहर में मादक पदार्थों का सप्लाई किया जा रहा था। मुठभेड़ में 2 गोलियां फायर हुई थी, 2 गोलियां लगी, वो पैर में लगी है गोली। गया से बड़ी खबर, जहां विष्णुपद थाना के नवागढ़ी मोहल्ले में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि एक महिला से प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले को लेकर 2 पक्ष आपस में ही उलझ गए। इस दौरान हुई फायरिंग में पाई बेघा थाने के समसारा गांव के रहने वाले नवीन शर्मा घायल हुए। घटनास्थल के पास तैनात सिपाहियों और डायल 112 की पुलिस ने बीच बचाव किया और पिस्टल को अपने कब्जे में लिया। विष्णुपद पुलिस के 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है उनकी तरफ से और सभी से इस वक्त पूछताछ जारी है। पटना के गायघाट शेल्टर होम की एक लड़की को कार सवार शातिर लेकर फरार हो गया। कार सवार युवक से साथ दूसरी बच्ची और पुलिस के सामने में ही मौजूदगी के बीच इस युवती को लेकर फरार होता है। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ दूरी तक हालांकि इस गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए इस शख्स को पकड़ने में। इस मामले में सिपाही पिंकी कुमारी ने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। साथ ही उस लड़की का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। घाट शेल्टर होम से 8 बच्चियों को लेकर पुलिस टीम पटना में पुनाई चक स्थित सक्षम, जो समाज कल्याण विभाग की एक संस्था है, वहीं पर पहुंची थी और यहां पर बाकायदा बच्चियों की ट्रेनिंग चल रही थी और इन 8 बच्चियों को लेकर पुलिस टीम पहुंची थी और यहीं पर जहां और ये मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो सामने है सक्षम का, उसी के अंदर बच्चियों को जाना था। गाड़ी यहां पर रुकी थी और एक एक कर बच्चियां जो हैं वो जाने लगी। लेकिन इसी दौरान एक कार जो है, जो ये कार खड़ी है, यहीं पर एक कार खड़ी थी जिसमें एक युवक सवार था। एक बच्ची जो है, जो नाबालिग युवती है, वो उतरती है पुलिस के वैन से और उतरने के बाद इसी कार में सवार हो जाती है और उसके बाद यहां से वो फरार हो जाती है उस युवक के साथ। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और पुलिस टीम जो है काफी दूर तक उसका पीछा भी करती है, लेकिन आखिरकार पुलिस टीम उसको पकड़ने में नाकामयाब रहती है और इसके बाद पुलिस टीम जो है वापस शास्त्री नगर थाने जाती है और शास्त्री नगर थाने की पुलिस को सूचना देती है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस भी आती है और इस पूरे मामले का अनुसंधान करती है। तो बिल्कुल ये वही जगह है जहां पर जो सक्षम में ट्रेनिंग चल रहा है, उसी में गायघाट रिमांड होम से, जो शेल्टर होम है, वहां से 8 लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए लाया गया था और एक सातिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर उस बच्ची को लेकर फरार हो जाता है। इस पूरे मामले में एक एफआईआर भी लॉन्च किया गया है शास्त्री नगर थाने में। जो एफआईआर जो पिंकी देवी है उसकी तरफ से रक्षा गृह घाट पटना
पिंकी कुमारी, उसी ने दर्ज करवाया है और इसमें तमाम चीजों की चर्चा की गई है कि कैसे ये घटना जो है ये घटी है। शास्त्री नगर थाना और इसमें लिखा गया है समाज कल्याण विभाग सक्षम अपना घर ललित भवन के पीछे से लड़की भगाने के संबंध में। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें जो शास्त्री नगर पुलिस है उसने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है कि ये कुल मिलाकर प्रेम प्रसंग का मामला दिखता है और इसी नजरिए से फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। अज्ञात युवक के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके आधार पर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में अनुसंधान कर किस नतीजे पर पहुंचती है, लेकिन फिलहाल पटना पुलिस के लिए यह घटना एक बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि यह अजीबोगरीब घटना है पुलिस कस्टडी से एक लड़की को लेकर फरार हो जाने का। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस